हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और पूरी मेहनत कर रहे होगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ये जो 2023 का साल है इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो पूरी मेहनत करिए कि 2023 जो है साल है इसमें आपको कैसे भी आपको जॉब लेनी है, जो भी जॉब है आपको लेनी है 2023 में। ठीक है, तो इसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। ये जो हमारी वीडियो है ये है करंट अपडेट्स की वीडियो, इवनिंग करंट अपडेट्स की। आज क्या डेट है? आज है आपकी 13 फरवरी 2023। इसकी मॉर्निंग की करंट अपडेट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और ये अब हम ये जो है हम इसमें इवनिंग के जो करंट अपडेट्स हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है? पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है रमेश बैस अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर कौन है? रमेश बैस जी। महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर है मनीष बैस जी। तो इनको इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हमको पहले ये पता होना चाहिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। इनसे पहले कौन थे मिनिस्टर यहाँ के? इनके मिनिस्टर थे इनसे पहले जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे वो थे आपके भगत सिंह। थे इससे पहले कौन यहाँ के? इससे पहले इनके थे जो मिनिस्टर थे, जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के पहले थे। कौन? इनसे पहले रमेश व्यास जी से पहले, रमेश बैस जी से पहले भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर थे। इन्होंने अभी रिजाइन दिया है। इनके रिजाइन देने के बाद हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट कर लिया है किसको? रमेश बैस जी को, हमारा जो महाराष्ट्र है यहाँ का गवर्नर। देखिए गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्यपाल। और इसको अपॉइंट कौन करता है? कौन इसको चुनता है गवर्नर को? गवर्नर को चुनते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रपति होती है। तो इस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने देखिए अभी ना कई सारी स्टेट्स के जो है राज्यपाल चेंज हुए हैं। राज्यपाल मतलब गवर्नर चेंज हुए हैं और 6-7 स्टेट्स के हुए, उनमें से एक महाराष्ट्र के भी हुए। सुबह जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको सारे बता दूंगा 6 के 6 कौन चेंज हुए। ठीक है, वरना अभी बता देना था मुझे, पर चलिए कोई बात नहीं, कल की जो सुबह की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारे बता दूंगा। अभी इनके बारे में जान लीजिए। रमेश बैस जी जो है ये इन्होंने ये जो भगत सिंह कोश्यारी जी है इनको हटा के और इनकी जगह पे क्या बन गए हैं? यहाँ के न्यू गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल बन गए। राज्यपाल को कौन चुनता है? राज्यपाल को चुनते हैं प्रेसिडेंट। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने चुना होगा, प्रेसिडेंट चुनते हैं इनको। किसके रिकमेंडेशन पे? प्रधानमंत्री की या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से होते हैं? वो जो पूरे मिनिस्टर चुने जाते हैं ना, वो सारे मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उन सबकी जो राय होती है उन सबकी राय लेके फिर उसके बाद चुनता कौन है? प्रेसिडेंट चुनते हैं उसके बाद। ओके, किसको? जो राज्यपाल होंगे, जो गवर्नर होंगे। तो महाराष्ट्र के गवर्नर किसको चुना गया है? रमेश बैस जी को। और मैं इनके बारे में अगर रमेश बैस जी के बारे में बताऊं ना, तो इससे पहले कर्नाटका के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? कर्नाटका के। अभी तो महाराष्ट्र के बन गए, इससे पहले कर्नाटका के थे और कर्नाटका से पहले मणिपुर के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, एक मणिपुर के भी गवर्नर रह चुके हैं और एक कर्नाटका के भी गवर्नर रह चुके हैं। और इनके बारे में और बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो पार्टी इस वक्त सेंटर में है कौन सी? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं मनीष बैस जी। और ये लोकसभा के भी बहुत बार मेंबर रह चुके हैं। हमारे यहाँ पे दो जो आपकी पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलकर बनती है? जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वो किस किस से मिलकर बनता है? देखिए जो हमारा पार्लियामेंट है वो मिलकर बनता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट से। ठीक है, हमको अगर कोई भी चीज, कोई भी लॉ जो है उसको पास करवाना है, कोई भी बिल है उसको पास करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? पहले हमको इन दोनों, ये जो दोनों हाउस है इनमें से किसी में लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले लोकसभा में लेके यहाँ पास हो गया, फिर राज्यसभा में लेके यहाँ पास हो गया, और यहाँ पे दोनों पे पास होने के बाद फिर हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और फिर अगर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए तो जो बिल है वो लॉ बन जाएगा, वरना वो पास नहीं होगा। जब कोई जो भी हमारे पास जो भी चीज हमको पास करवानी है, जिस भी चीज के बारे में, अगर वो जब तक वो पास नहीं होता उसको बिल बोलते हैं, जब वो पास हो जाता है तो उसको लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिल लॉ कब बनेगा? जब वो इन तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, और इन तीनों स्टेजेस को मिला के क्या बनता है? हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट इन तीनों को मिला के बनता है। और राज्यपाल को भी कौन चुनता है? गवर्नर चुनते हैं, है ना। और आगे क्या है? रमेश बैस जी जो है हमारे देश के 7 बार, टोटल 7 बार क्या रह चुके हैं? लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, टोटल 7 बार। और लोकसभा में कौन मेंबर रहते हैं? लोकसभा में मेंबर रहते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जिनको हम लोग चुनते हैं, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो रमेश बैस जी जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं 7 बार। तो सबसे पहले लोकसभा के मेंबर कब रहे थे? सबसे पहले जो लोकसभा के मेंबर रहे थे ये रहे थे आपके 1989 में ये लोकसभा के मेंबर रहे थे। 1989 में कितने साल के लिए रहते हैं जो लोकसभा में मेंबर होते हैं? लोकसभा में वो मेंबर होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, जब उनके लिए हम वोट देते हैं, जो एमपीज होते हैं अपने।
कितने साल के रहते हैं? 5 साल के लिए रहते हैं। तो पहले 1989 में रहे थे, उसके बाद फिर ये लगातार रहे कब से कब तक? 96 से लेके 2019 तक लगातार वहां के क्या रहे हैं, वहां के ये मतलब लोकसभा के मेंबर रहे। उसके बाद ये मणिपुर के राज्यपाल बन गए, वहां से हटे फिर कर्नाटक के बन गए और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए। ठीक है, तो ये इनका पूरा जीवन मैंने आपको बता दिया, कहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने पोस्ट संभाली हुई है। जैसे इन्होंने अच्छा मणिपुर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये त्रिपुरा होगा, मणिपुर नहीं त्रिपुरा, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, मणिपुर नहीं त्रिपुरा, मैं मणिपुर कर रहा हूँ, मणिपुर के नहीं त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, और उससे पहले कर्नाटक के, और अब नहीं सबसे अब तो महाराष्ट्र के हैं, उससे पहले कर्नाटक के, और उससे पहले त्रिपुरा के। तो सबसे पहले त्रिपुरा के थे, 2019 में बने थे। जैसे यहाँ से हटे लोकसभा से, जो ये हटे 2019 में, उसके बाद ये कहाँ के गवर्नर बन गए? फिर त्रिपुरा के गवर्नर बन गए। कब से कब तक? 2019 से 21 तक। फिर 21 से 23 तक बने रहे कर्नाटका के, और अब 23 में बन गए कहाँ के? 23 में बन गए महाराष्ट्र के। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पीएम इनॉग्रेट फर्स्ट स्ट्रेच। ठीक है, इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना। तो पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उन्होंने दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, इसका जो फर्स्ट स्ट्रेच है उसका जो है उद्घाटन कर दिया। अब देखिए एक्सप्रेसवे तो आप समझते हो, जैसे हाईवे होता है ऐसे एक्सप्रेसवे होता है। तो ये दो पॉइंट्स को जोड़ता है, जैसे यहाँ पे ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ रहा होगा। ठीक है, दिल्ली और मुंबई को जोड़ रहा है। अब ये स्ट्रेचेस क्या होता है? ये जो यहाँ पे स्ट्रेच जो है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ, ये क्या होता है? देखिए हाईवे तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के लिए जाता है, जैसे कि हाईवे एक्सप्रेसवे, जो भी, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेसवे है तो एक्सप्रेसवे बोल लेते हैं, जैसे कि दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है। लेकिन जो ये जो आपके हाईवे या एक्सप्रेसवे होते हैं, ये बीच में भी तो बहुत सारी जगहों के लिए जाते हैं, जो बोलते हैं कि देखो आप जैसे मान लो आपको यहाँ से जयपुर जाना है, तो दिल्ली से हाईवे पकड़ लो, मान लो मुंबई वाला, और फिर बीच में जो जयपुर वाला कट आएगा वहां से उतर जाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैसे होता है कि आप ये जो कट आते हैं ना, कट से उतर के जो स्ट्रेच चलता है, क्योंकि वहां पे भी तो रोड बनाई गई होगी पहले, जिस चीज को यहां से कनेक्ट करना है, जैसे मान लो जयपुर को यहां से कनेक्ट करना है, यहाँ इस वाले हाईवे से, तो यहाँ भी तो पहले रोड बनाई गई होगी, यहाँ पे भी तो पहले जयपुर से लेके यहाँ तक के लिए रोड बनाई गई होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेचेस, इनको बोलते हैं स्ट्रेच। तो ये जो ऐसा एक स्ट्रेच है, उसका जो है उद्घाटन किया गया है। ये जो स्ट्रेच है, ये कहां से कहां तक के लिए? ये हरियाणा की एक जगह है सोना, हरियाणा की जगह है सोना, हरियाणा की जगह है से लेके टू आपके राजस्थान की एक जगह है, क्या है? दूसा, राजस्थान की एक जगह है दूसा, राजस्थान की, इनके बीच में ये जो है स्ट्रेच जो है, ये है ना, ये जो स्ट्रेच है, ये हरियाणा की जो जगह है सोना, और दूसरा जो राजस्थान की जगह है, इन दोनों के बीच में ये जो पहला स्ट्रेच है, ये है जिसका उद्घाटन किया गया है। अब ये कितना लंबा स्ट्रेच है? ये कितना लंबा स्ट्रेच है ये पता होना चाहिए। ये 246 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 246 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो आपका स्ट्रेच है कितना लंबा है? 264 किलोमीटर लंबा। ओके, तो ये जो पहले की बात करें, जब तक ये स्ट्रेच नहीं बना था, तो सोना से लेकर दूसरा तक जाने के लिए 5 घंटे लगते थे। अब ये जो स्ट्रेच बना है, इसने इस टाइम को आधा कर दिया है बिल्कुल, मतलब 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हो? ठीक है, हाईवेज के यही तो फायदे होते हैं, हाईवेज हुए, एक्सप्रेसवे के यही तो फायदे होते हैं, आपको शॉर्टेस्ट रूट देते हैं, इसीलिए हाईवेज और एक्सप्रेसवे को पकड़ा जाता है, मतलब पकड़ाने का मतलब इसीलिए इनको चलाया जाता है, इसीलिए बनवाए जाते हैं। देखिए फायदा क्या होता है, आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारी रोड सड़क बन रही है, रोडे बन रहे हैं, है ना। ये जो स्ट्रेच है ये बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए सबको फैसिलिटी मिले, वो तो है ही, है ना। सब जैसे अभी नई नई चीज बनेगी तो सबको नई नई रोड मिलेगी, बनेंगी तो सबको फायदा तो है ही, लेकिन इससे बिजनेसेस को बहुत फायदा होता है। तो कंट्री के अंदर बिजनेसेस होते हैं, जैसे अगर मान लो कोई कंपनी आपकी दिल्ली की है और उसको मुंबई को सामान पहुंचाना है ना। बिजनेस तो ऐसे ही चलता है, यहाँ से सामान कहीं और पहुंचाना, कहीं से और कहीं और पहुंचाना, कहीं से कहीं और पहुंचाना, या फिर मुंबई की कोई कंपनी है, उसको सामान दिल्ली से कोई रॉ मटेरियल मंगाना है, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामान होता है, जिससे मिलकर सारा को सामान बनेगा, तो उसको दिल्ली से मंगवाने के लिए वहां से कोई आएगा। तो ये जो स्ट्रेच होते हैं, जैसे स्ट्रेच नहीं, ये जो एक्सप्रेस में हुआ, ये क्या करेगा? मुंबई और दिल्ली की जो दूरी है वो घटा देगा, बहुत ज्यादा घटा देगा मुंबई और दिल्ली की दूरी, और मतलब दूरी का घटा देगा, समय घटा देगा, इनको ट्रैवल करने का समय घटा देगा, दूरी तो उतनी रहेगी। तो जब समय घटा देगा ये, उससे क्या होगा? बिजनेस जो तेज हो पाएंगे। पहले जो सामान मुंबई से दिल्ली में मान लीजिए 2 दिन में आता था, वो 1 घंटे में आने लगेगा। पहले मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 24 घंटे लगते थे आपको, ठीक है। अब इसके बाद 12 घंटे लगा करेंगे इस हाईवे की वजह से।
समझ रहे हो? तो कितना आधा टाइम कर दिया, बिल्कुल आधा टाइम कर दिया। अब ये जो बिजनेस चीजें और अच्छी तरह से हो पाएंगे क्योंकि आधा टाइम कर दिया है ना। तो आधे टाइम पहले आप, आधा टाइम मतलब आधा टाइम हो गया क्या मतलब, पहले आपको पूरा एक दिन लेना पड़ता था मुंबई से दिल्ली के लिए, कोई भी सामान ले जाना है दिल्ली से मुंबई के लिए, अब आप 12 घंटे में पहुंचा सकते हो। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लॉजिस्टिक्स अच्छे होंगे और हमारी कंट्री में बहुत सारे अच्छे अच्छी मतलब जो बिजनेस है अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। बाहर की जो कंपनी होंगी वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी। देखिए कब करती है कंपनी इन्वेस्टमेंट, है ना, जब हमारे यहाँ का लॉजिस्टिक्स अच्छा हो। तो ये जो सब हाईवेज वगैरह, एक्सप्रेसवे वगैरह, रोड्स वगैरह बन रही है, क्यों बन रही है, ताकि हमारे यहाँ का जो है आपका लॉजिस्टिक अच्छा किया जा सके, है ना। लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक्स होता है जहां से सामान शुरू हुआ बनना, है ना, चाहे वो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करना, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामान आता है उसका कलेक्ट करना, उसको एक जगह कलेक्ट करना, एक कंपनी में आना, फिर उससे जो भी एक फिनिश प्रोडक्ट बनना है, जो भी सामान बनना है वो बनाना, फिर वहां से वो निकालना, जहां तक के लिए जाना है वहां तक के लिए, है ना। वो पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका लॉजिस्टिक्स में आता है। चाहे वो अगर मान लो कहीं दूर जाना है, मतलब अमेरिका जाना है, तो पहले जहां कंपनी ने पहले सारा रॉ मटेरियल मंगाया, फिर उसको अपने यहाँ पे उसको फिनिश किया, पूरा प्रोडक्ट बना, और उसके बाद उसको पोर्ट पे लेके गए, पोर्ट मतलब बंदरगाह पे लेके गए, गुजरात ले गए, मुंबई ले गए, जहां भी ले गए, फिर वहां से शिप के अंदर रखा गया और फिर वहां से जहां वो जाना था वहां चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस हो गया लॉजिस्टिक्स का। तो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स अच्छा हो सके। जैसे अभी तो रोड की बात कर ली हमने, अभी तो रोडवेज की बात कर ली, अभी जो है हम लोग वाटरवेज भी बहुत सारे बना रहे हैं। वाटरवेज कौन से, रिवरवेज में, है ना, जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ की नदियां हैं, हम वहां पे भी तो सीधे सीधे धीरे धीरे जो है शिप्स चलाना शुरू कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ताकि अगर रोड के थ्रू ना जा पाए तो शिप्स के थ्रू लेके जाए। नदियां जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो उनका यूज कर सकते हैं, उनको पूरा नेविगेट करके, उनको पूरा नेविगेट करके और उनके उनके जरिए जो है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नदियां ऐसी तो बह रही है, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम समुद्र में जहाज चलाते हैं ऐसे ही नदियों में तो चला सकते हैं। ये जो है बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा। ये जो है चाहे टूरिज्म के लिए आपको करना हो, चाहे आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जिसके लिए भी करना हो, पूरी कंट्री में हमारे में नदियां फैली हुई है, इतनी सारी नदियां, हर जगह नदियां हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इसलिए ये सब है आपका लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए। तो ये जो एक्सप्रेस बन रहे हैं ये भी लॉजिस्टिक्स को सुधारने के लिए बन रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रेच है ये कहां से लेकर कहां तक, सोना से लेके दूसरा तक। सोना कहां पे है, राजस्थान में, और दूसरा कहां पे, सॉरी सोना कहां पे, हरियाणा पे, और दूसरा कहां पे, राजस्थान में। ये जो पहला स्ट्रेच है ये बन गया है, बन के तैयार हो गया, और इसका इनॉग्रेशन, इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और ये जो है ना आपका, ये जो आपका स्ट्रेच है, आपका एक हाईवे है जो दिल्ली से राजस्थान के लिए जाता है, मतलब दिल्ली से जयपुर के लिए जो हाईवे जाता है, सीधा हाईवे जाता है। तो कुछ दिन पहले मैं वहां पर गया था, अच्छा हाईवे है वो भी। तो दिल्ली से राजस्थान के लिए वो हाईवे जाता है, तो उसी का एक अल्टरनेटिव ये बन गया है ना। जो जैसे वो हाईवे है वो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोना से दूसरा वाला जो हाईवे है, क्योंकि इसके आसपास राजस्थान भी पड़ेगा। दिल्ली से निकल के आप ये हरियाणा वाला सोना वाले इस पे जा सकते हो, गुड़गांव से निकलते हुए, और फिर वहां पे यहाँ दूसरा के पास आपको राजस्थान मिल जाएगा, वहां पे उतर के राजस्थान जा सकते हो आप, समझ गए। तो ये जो आपका दिल्ली से राजस्थान वाला हाईवे था उसका एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब एक अलग ऑप्शन, है ना, एक अलग ऑप्शन। वो भी सही, वो भी था पहले से, और उसी के जैसा एक अलग ऑप्शन हमने निकाल लिया जो हमारे दोनों में काम आ सकता है। एक ही दोनों से एक जो हमारा काम करना है वो कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो उसका ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई हाईवे के बारे में। मतलब इसमें क्या क्या पैसे, मतलब कितने कितने पैसे लगे हैं, क्या क्या डिस्टेंस है इसका, कितना लंबा बन रहा है, कहां कहां से निकल रहा है, ये सब बात कर लेते हैं। देखिए, तो पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई हाईवे की। तो जो दिल्ली मुंबई हाईवे कितना लंबा है, हमको पहले ये पता होना चाहिए। इसका जो डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 1350 किलोमीटर में। 1350 किलोमीटर में जो हाईवे फैला हुआ है। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है इसमें, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, मतलब लैंड एक्विजिशन से लेकर जब तक ये फिनिश होकर बनेगा, जब तक की कॉस्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, क्योंकि अभी तो किसी को पता नहीं है। ये 2019 में बनना शुरू हुआ था, तब 2019 में बनना शुरू हुआ था, अभी बन ही रहा है ना, अभी बन रहा है धीरे धीरे। इसके स्ट्रेचेस हैं, ये बन रहे हैं, इनका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो अभी ये बन रहा है। तो अभी हमको पता तो नहीं है कि कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन एक एस्टिमेट लगाया जाता है ना। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो आप लोग, तो पहले एक एस्टिमेट लगाते हो कि इतने का बन जाएगा, उसके बाद जो सामान आता है उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है उतने का बन भी रहा है, उतने से कम में भी बन सकता है, उतने से ज्यादा में भी बन सकता है। तो एक एस्टिमेट तो रखते हो ना पहले कि हाँ इतने का, जैसे मान लो 25 लाख का घर बनवाना है हमको, हो सकता है वो 25 की जगह 26 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, या फिर वो 24 या 30 भी रह जाए, 20 भी रह जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपको एस्टिमेट तो हर चीज का बनाते हो। तो जो ये हाईवे बन रहा है, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से मुंबई का, इसका एस्टिमेट गवर्नमेंट ने रखा है डॉलर 13.1 बिलियन। कितना, डॉलर 13.1 बिलियन ये रखा है, इसका एस्टिमेट जो रखा है गवर्नमेंट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-23। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23
तो पहले हमको जानना है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना। पहले हमको जानना है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो प्रकार के टैक्स होते हैं। तो जो हमारा जीएसटी है, हमने क्योंकि मैंने जीएसटी का जिक्र नहीं किया तो आप पूछ लोगों कि जीएसटी कहां गया, फिर जीएसटी भी तो एक प्रकार का टैक्स ही है। देखिए टैक्स होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है पहले लगा करता था, अब जो जीएसटी है ना वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही है। जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स पहले अलग अलग लगा करते थे, जैसे स्टेट टैक्स हो गया और कोई टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो उन सब टैक्स जो जो पूरे टैक्स हुआ करते थे उन सबको एक साथ क्लब कर दिया गया, एक साथ ला के मिला दिया गया है और बन गया है हमारा जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, हमारी फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे उन सबको एक साथ किया है, इन सबको एक साथ क्लब कर दिया, एक साथ बांध दिया है और ये टैक्स बना दिया जीएसटी। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? देखिए डायरेक्ट टैक्स होता है हमारे इनकम टैक्स जो होता है, जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे? क्योंकि हमको देना होता है, हमको पता है कि हमको इनकम टैक्स देना है। जो हमारी सैलरी होती है, जो हमारी इनकम आती है, इनकम टैक्स का नाम से आप समझना चाहो, इनकम मतलब जो हमारी सैलरी आती है, जो हमारी इनकम हुई है, जो हमारी इनकम हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और वो जो टैक्स होता है इनकम टैक्स के ऊपर जो लगता है वो होता है आपका इनकम टैक्स के ऊपर नहीं, सॉरी, जो इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वो टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो है आपका जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, मतलब इनकम टैक्स के थ्रू कितना कलेक्शन हुआ है, कितना कलेक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से 2023 वाले साल में। फाइनेंशियल ईयर है, एफवाई मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक शुरू होता है, कब खत्म होता है? भारत की बात कर रहा हूं मैं। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूं। जैसे कि अभी जो बजट आया था ना, बजट जो अभी बजट आया था, 1 फरवरी को बजट आता है हमारे यहाँ, तो 1 फरवरी को जो बजट आया था ना उसका भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वो लागू नहीं हुआ। उसका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को, उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2022 और 23 वाले जो आपका बजट आया था उसका चल रहा है। तो हम यहाँ पे किसका जिक्र करेंगे? 2022 और 23 के बजट का, है ना। बजट जो 2022 और 23 का जो बजट था उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 22 23 जो आपका फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करेंगे। क्योंकि इस बार का अगर आपने बजट पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया था, अगर आपने कहीं और भी देखा हो, कहीं और से पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा उसका नाम क्या था? बजट ऑफ 2023-24, ठीक है, 23 और 24, क्योंकि 23 साल तो पूरा है ही अभी, 1 मार्च से 23 तो है ही, और जनवरी फरवरी और जो मार्च वाला महीना है 1 अप्रैल से तो पूरा 2023 है, और जनवरी फरवरी और मार्च वाला जो महीना है 31 मार्च तक, उसमें आपका 2024 भी होगा, इसलिए उसको 2023 से 24 वाला बोल दिया। अब जो चल रहा है इस टाइम पे जो 31 मार्च को खत्म होगा वो कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को, और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, इसलिए 2022 और 23 जो है इंक्लूड कर रखा है इसमें। तो ये 2022 और 23 का जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23 का, उसकी जो है डायरेक्ट कलेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या होता है मैंने आपको, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जो हमारा इनकम टैक्स होता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स होता है हमारा उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या बात करनी है हमको, है ना। अभी मैंने आपको बता दिया सारा के ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और ये फाइनेंशियल ईयर कैसे कैसे है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कैसे है, तो इसके बारे में मैं अभी सारा आपको बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज किया है कि हमारे पास अभी तक कितना जो है इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्ट हो चुका है हमको, मतलब अभी तक पूरे साल में अभी तक कितना जो है आपका डायरेक्ट टैक्स जो है मिल चुका है। पूरा साल तो अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक खत्म हुआ, अभी तो टाइम है। अभी तो इसका फरवरी का भी पूरे 15 दिन बच रहे हैं, और मार्च का भी अभी तो पूरा महीना बच रहा है, मतलब कि 1.5 महीने के आसपास बच रहा है। तो ये जो है अभी सरकार ने जो निकाला है 10 फरवरी तक का निकाला है ना, 10 फरवरी तक का निकाला है। अभी कब तक का निकाला है? 10 फरवरी तक का, 10 फरवरी 2023 तक का डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 फरवरी 2023 तक का डाटा निकाला है। ओके, तो क्या निकला है, मतलब क्या कलेक्शन हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया। तो क्या कलेक्शन हुआ है, कितने का कलेक्शन हुआ है? तो देखिए कलेक्शन हुआ है आपका 15.67, यहां देख लीजिए, रुपीज 15.67 लाख करोड़, इतने रुपए का जो है कलेक्शन हुआ है। इतना पैसा पूरी साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमाया है, किस चीज से? आपका जो डायरेक्ट टैक्स है उससे, इनकम टैक्स है उससे। ओके, तो कितना है? रुपये 15.67
करोड़, लाख करोड़। इसको मैं 6-7 क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए जो पॉइंट लगा होता है ना, दशमलव जो लगाता है, हिंदी में दशमलव बोलते हैं, इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है ना उसको ऐसे बोलते हैं 6-7। यहाँ पे मान लो 3 वैल्यू होती है, 6-7-7 बोलते हैं, 67 नहीं बोलेंगे, इसको 6-7 बोलेंगे, ठीक है ना। तो कितना कलेक्ट हो गया, कितना कलेक्ट हुआ है अभी तक, 10 फरवरी तक, 10 फरवरी 2023 तक की बात हो रही है, 15.67 लाख करोड़ रुपए जो है इतना कलेक्ट हो गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट कितना लगाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट लगाया था आपका रुपीज 14.2 लाख करोड़। ये पूरे साल के लिए लगाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पूरा साल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022-23 के लिए। ये जो बजट निकला था 2022-23 का, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था 14.2 लाख करोड़। लेकिन अभी तो 1.5 महीना बच रहा है, और अभी तो 1.5 महीना बच रहा है, और अभी ही ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा चुकी है, उससे ज्यादा कलेक्ट कर चुकी है। आपका क्या, उससे ज्यादा कलेक्ट कर चुकी है ये अपना डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बताया है अपना जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड जो दिया है, रिवाइज्ड आपका एस्टिमेट दिया है। रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, देखिए जब बजट लॉन्च हुआ, जैसे 2023-2024 वाला बजट लॉन्च हुआ था, मतलब लाया था, लागू हुआ, मतलब लाया गया था, जो हम सबके सामने पेश किया गया था, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एस्टिमेट दिया कि जी हम इतने पैसे खर्च करने वाले हैं, इतना हम कलेक्ट करेंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा, इतना यहाँ लगाएंगे, इतना वहां लगाएंगे। लेकिन जब हम ये साल शुरू होगा, 1 अप्रैल से जब ये साल शुरू होगा, उसके बाद वो शुरू लगाना, जो लगाएगा गवर्नमेंट वो लगाएगी, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो कलेक्ट करना शुरू होगा। उसके बाद पता चलेगा कि कितना है। अभी तो एक एस्टिमेट बना लिया गवर्नमेंट ने कि हाँ इतना तो हमको करना ही है ना, सब चीज इसमें लिखी हुई है कि इतना हमको करना है, इतना हम कलेक्ट कर लेंगे, इतना हम खर्च कर देंगे इस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, ऐसे सब कर देंगे। एयरफोर्स जो हमारी नेवीज होती है, जो हमारी आर्म फोर्सेज होती है उनके लिए, जो हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, या कोई भी इसरो हो गई, इन सबके लिए जो खर्च करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एस्टिमेट बता दिया। लेकिन जब सही में लगता है, जब पता चलती है कितना लग रहा है, जो गवर्नमेंट कोशिश तो इतना ही करती है जितना चाहती है उतना लगे, लेकिन बहुत बार ज्यादा भी लग जाता है और बहुत बार कम भी लगता है, उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। जब वो काम खत्म होने के कगार पे आने वाला है तो गवर्नमेंट को अंदाजा लग जाता है कि इतना पैसा हमारा खर्च हो गया और कितना हो सकता है। जैसे अब ये 2023-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को अंदाजा लग चुका है कि हाँ जी इतना पैसा हम जो है और कलेक्ट कर लेंगे, इतना कर लिया है और थोड़ा सा और कर लेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज्ड एस्टिमेट लेके आएगी। इस वजह से ये जो न्यूज है हम इसको पढ़ रहे हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। समझ गए आप? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। HAL एक्सपोर्ट्स ALH MK3 हेलीकॉप्टर टू मॉरिशस। तो ये जो मॉरिशस देश है, जानते हो आप ये मॉरिशस देश क्या है? अभी आपको मैप बनाकर पूरा समझाया जाएगा, बैठे रहिए, बने रहिए यहीं पे। तो HAL जानते हैं, पहले HAL क्या है? HAL एक भारत की कंपनी है। HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये भारत की एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो टर्म होती है, बहुत बार मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट मतलब जो हम किसी को कोई सामान बेचते हैं तो एक्सपोर्ट होता है किसी और देश को, और इंपोर्ट मतलब जो हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं वो क्या हो गया? वो हो गया आपका इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, HAL जो एक कंपनी है, इन्होंने एक्सपोर्ट किया है कितना? ALH MK3 ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का नाम है ALH MK3। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ALH MK3 हेलीकॉप्टर जो है ये किसको? मॉरिशस को भेजे हैं, एक्सपोर्ट करें। देखिए 2022 की स्टार्टिंग में 2022 के जनवरी महीने में 2022 के जनवरी महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, HAL ने, ये जो आपकी कंपनी है HAL, हॉल बोल सकते हैं उसका, हॉल HAL बोल दो, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इन्होंने क्या किया? एक डील साइन किया मॉरिशस देश के साथ। मॉरिशस देश के साथ इन्होंने एक डील साइन करी, और उस डील में क्या बात हुई इनकी? उस डील में इनकी बात हुई कि मॉरिशस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मांगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने हेलीकॉप्टर मांगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने हेलीकॉप्टर मांगे, और उन हेलीकॉप्टर के बाद जो बात हो गई, हेलीकॉप्टर इन्होंने मांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, HAL, बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, HAL जो कंपनी है से इन्होंने हेलीकॉप्टर मांगे। तो ये डील साइन हो गई जनवरी
22 में। तो वही जो हेलीकॉप्टर देने हैं, उन हेलीकॉप्टर को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बना चुकी है, मतलब धीरे धीरे बन रहे हैं। जैसे एक बन गया तो एक दे दिया, दो बन गए तो दो दे दिए, ऐसे करके चल रहा है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी एक हेलीकॉप्टर दिया गया है किसको, मॉरिशस जो देश है। मॉरिशस देश आपका कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में आता है वैसे तो, वैसे इंडियन ओशन में पड़ता है, कि मैप पे आपको बताऊंगा, तो है ना। इसकी कैपिटल क्या है, कहाँ पे पड़ता है, कैसे, मतलब कोई क्या एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इसकी, किसकी, मॉरिशस देश की, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, ये हेलीकॉप्टर जो है वो दिए हैं, किसको दिए, मॉरिशस की, मॉरिशस को। ओके, तो अब इन हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। ठीक है, अभी तो ये हेलीकॉप्टर दिए, एक चीज बताता हूँ, अभी तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो जो आपकी हॉल कंपनी है, अभी तो उसने हेलीकॉप्टर इनको देने शुरू करे हैं, अभी एक दिया है, अभी धीरे धीरे करके देंगे, जितने की डील हुई थी। उसके बाद क्या होगा, इनको जो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, किसके द्वारा, हेल जो ये जो हॉल आपकी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके द्वारा जो है मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे क्या होगा, अब मान लीजिए हेलीकॉप्टर तो हमने उनको दे दिए, लेकिन उन लोगों को बहुत सारी इसके अंदर की चीजें नहीं पता, स्पेयर पार्ट्स वगैरह और ये सब नहीं पता, तो हमारी जो टीम है वहां जाएगी और उन लोगों को सिखाएगी, जो वहां के इंजीनियर्स हैं उनको सिखाएगी कि आपको जो है ऐसे ऐसे इनमें काम करना है, ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये इनमें पड़ेंगे, ये परेशानी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। ओके, और फिर वो स्पेयर पार्ट्स इंडिया से जाया करेंगे, ठीक है ना। वो स्पेयर पार्ट्स क्योंकि हमारे यहाँ बना हुआ है, तो सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे यहाँ से जाएंगे, उनकी टीम सीख जाएगी कैसे इसको बनाना है, हमारी जो टीम जाएगी वो उनको सिखाएगी, और फिर उसके बाद उसको अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके एयरक्राफ्ट हैं, जो हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे शिप्स है, बहुत सारी मिसाइल्स है, ये हमने कहाँ से, रशिया से लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, उनको थोड़ी बुलाते हैं हर बार कि आओ हमारे इसको सही कर दो, हमारे इंजीनियर्स ने उसे सीख लिया क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, हम खाली वहां से स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं और अपने आप को सही कर लेते हैं। अब जो है उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए, जो 70s के टाइम पे, 1970s के टाइम में हमने बहुत सारी चीजें ली, एयरक्राफ्ट वगैरह लिए थे, अब उनको स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, क्योंकि रशिया ने उनको यूज करना बंद कर दिया उन वाले आपके एयरक्राफ्ट को। तो हम क्या करते हैं, उनको अपने यहाँ अपने स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, अगर जब तक हम उनको यूज कर रहे हैं जब तक हम उनको चेंज करते रहते हैं, समझ गए आप। तो इस तरह से जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आपके हेलीकॉप्टर्स है ना, ये मॉरिशस की जो पुलिस है उसके द्वारा यूज किए जाएंगे, किसके द्वारा, मॉरिशस की पुलिस के द्वारा। और इनके हेलीकॉप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले आपको बताता हूं ALH क्या होता है। ALH की फुल फॉर्म है आपकी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। क्या है फुल फॉर्म, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये उसकी फुल फॉर्म है, ये है ना। और ये MK3 जो है ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ये क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम है MK3। और AHL इसकी क्वालिटी बताया, क्या क्वालिटी है, कि ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट मतलब वेट जो सा लाइट है तो हल्का हेलीकॉप्टर है। ओके, और इसका रोल बताऊं, ये एक मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोलर क्या होता है, जो बहुत सारे काम कर सकता है, वो होता है मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर। जो बहुत सारे काम कर सकता है वो होता है आपका मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर होता है। तो ये एक मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर है। ओके, तो और इसके बारे में बस ठीक है, तो इसके बारे में और क्या बताना है, बस ये इंडिया में बहुत सालों से यूज हो रहा है। इंडिया ने अभी तक टोटली 383 बना रखे हैं, टोटल जो इंडिया में यूज हो रहे हैं। इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है ना, वो इसको यूज करती है। हमारी तो 4 आर्म फोर्स मैंने आपको बता रखी है, कौन कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। ओके, ये 4 फोर्सेज हैं जो होती हैं, और इसको हमारी जो हेलीकॉप्टर है इनको कौन यूज करता है, इनको यूज करता है आपकी कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड क्या होती है, कोस्ट गार्ड क्या होती है, जैसे आर्मी है हमारी, तो आर्मी जो है, आर्मी तो बॉर्डर्स पे होती नहीं है डिप्लॉयड, ये कश्मीर की बात अलग है, लेकिन और कहीं होती नहीं है, जैसे राजस्थान बॉर्डर पे, या फिर इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे, या ऊपर आपका आसाम बॉर्डर पे, या इधर म्यांमार बॉर्डर पे, या फिर भूटान बॉर्डर पे हमारी आर्मी तो डिप्लॉयड रहती नहीं है। वहां पे कौन होता है, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जैसे पाकिस्तान का ये राजस्थान वाला बॉर्डर है, जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, यहाँ BSF होती है, ऊपर आपकी आसाम राइफल होती है, फिर ITBP होती है, ऐसे होती है ना। उसी तरह से आर्मी की सुरक्षा, मतलब आर्मी की हेल्प करने के लिए कोस्ट गार्ड होती है आपकी, आर्मी की हेल्प करने के लिए कोस्ट गार्ड होती है। तो ये जो हमारी कोस्ट गार्ड है वो इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करती है। ओके, जो हमारी आर्मी की कोस्ट गार्ड है वो इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करती है, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 12th वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड एट फिजी। नहीं, ये इसका मैप रह गया ना, मॉरिशस का मैप रह गया, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको मैप और बना के दिखाता हूँ मॉरिशस का, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी पोर्ट लुइस। क्या है कैपिटल, कैपिटल है इसकी पोर्ट लुइस, कैपिटल है इसकी पोर्ट लुइस। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको मैप बना के बता रहा था, मॉरिशस का मैप क्या है। देखिए, ये है आपका अफ्रीका, मैंने आपको क्या बताया था, अफ्रीका में पड़ता है आपको मॉरिशस। तो ये है आपका अफ्रीका, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये पूरा अफ्रीका ये बनाता हूँ, इंडिया में बना के दिखाता हूँ, लोग आसानी रहती है, पता है इंडिया का आपको अगर पता है तो आसानी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है।
ओके, ये क्या है, ये आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूएई वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो आपका मॉरिशस कहाँ पे पड़ता है, ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है। ये क्या है आपका मेडागास्कर द्वीप या मेडागास्कर आइलैंड, इसी के साइड में यहाँ पे पड़ता है मॉरिशस। ये क्या है, ये एक द्वीप है, ये क्या है, द्वीप है, एक द्वीप मतलब द्वीप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आइलैंड, आइलैंड है ना। तो एक आइलैंड है, क्या नाम है इसका, मॉरिशस। ये आपका मॉरिशस है, समझ गए आप, ये आपका मॉरिशस है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है इसकी राजधानी, पोर्ट लुइस। तो इंडिया ने इसी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखिए इंडिया ने इसके साथ एग्रीमेंट को साइन किया, ये पॉइंट भी रह गया है ना, क्या जरूरत थी इंडिया को इसके साथ एग्रीमेंट साइन करने की, कोई फायदा भी है इसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट साइन करने का, है ना, कोई फायदा भी होगा इंडिया का इसके साथ। देखिए क्या फायदा है इंडिया का इसके साथ एग्रीमेंट साइन करने का। फिर ये लास्ट वाली न्यूज करते हैं उसके बाद, तो क्या फायदा है देखिए। पहली, ये इंडियन ओशन है आपका पूरा, तो इंडिया को जो है इंडियन ओशन में पोर्ट को, ये जो है इंडिया के साथ पहले तो रिलेशन अच्छे होंगे। जब किसी कंट्री को हम कुछ बेचते हैं तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। हमारे आपके यूएसएसआर के साथ, मतलब रशिया के साथ रिलेशन अच्छे क्यों है, क्योंकि हमने उनसे इतना सारा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रखा है। तो ये हमारा मिलिट्री हार्डवेयर ये खरीद रहे हैं मॉरिशस, तो इनसे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। दूसरी चीज, ये इनकी लोकेशन बहुत सही है। लोकेशन क्यों सही है, अगर आपको यहाँ पे क्या है, सुएज कैनाल है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही पढ़ा कि सुएज कैनाल, यहाँ पे सुएज कैनाल है, किसी भी कंट्री को निकल के जाना है तो उसको यहीं से निकल के जाना होगा। और ये जो है, ये कोई अकेला आइलैंड नहीं है मॉरिशस का, बहुत सारे आइलैंड्स हैं मॉरिशस के, छोटे बहुत सारे द्वीप हैं मॉरिशस के अंदर। ये तो जो मेन आइलैंड है, जो आपका जहाँ पे इनकी कैपिटल सिटी है वो आपको बता दिया मैंने, जहाँ पे इनकी राजधानी है वो बता दिया आपको। इसके आसपास छोटे बहुत सारे आइलैंड है मॉरिशस के। तो इनमें से कोई आइलैंड मॉरिशस से इंडिया ले लेगा। यहाँ पे एक और कंट्री पड़ती है, यहाँ पे सेशल्स आइलैंड करके, है ना, ये मेडागास्कर हो गया, ये मॉरिशस होगा, यहाँ पे ऊपर पड़ती है सेशल्स आइलैंड करके। इंडिया मॉरिशस के साथ और सेशल्स आइलैंड के साथ दोनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे एक आइलैंड जो है उसको लीज पे लेना चाहता है। आइलैंड मतलब एक द्वीप को लेना चाहता है रेंट पे, लीज या रेंट मतलब किराए पे लेना चाहता है, और वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। समझ गए आप, वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस बनाएगा इंडिया, और उससे क्या होगा, ये जो एरिया को ऑपरेट कर पाएगा। इसको यहाँ से किसी को भी जाना है तो यहाँ पे इंडिया की आर्मी या नेवी या मिलिट्री हमेशा जो है आपकी, या फिर एयरफोर्स हमेशा यहाँ पे तैनात रही करेगी। ये इंडिया को फायदा है किसका, मॉरिशस से, सेशल्स से रिश्ते अच्छे करने का। समझ गए। फिर और क्या बता सकते हैं, और क्या फायदा है इंडिया को, और इंडिया को फायदा है कि इंडिया जो अपने एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहा है ना, अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इंडिया बढ़ा पा रहा है। इंडिया का टारगेट है कि हमको 2025 तक, मार्कर चेंज हो गया, एक मिनट रुक जाइए। इंडिया का टारगेट है कि हमको 2025 तक $5 बिलियन तक के क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री की चीजें एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जो मिलिट्री से होती है, जैसे हेलीकॉप्टर मिलिट्री के यूज के लिए, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, जैसे हमने अभी फिलीपींस के साथ डील साइन करी थी, कौन किस चीज की, ब्रह्मोस मिसाइल की करी थी। ऐसी और बहुत सारी कंट्री है, ब्राजील जो है वो इंटरेस्ट था इसी में। तो हम जो है क्या चाह रहे हैं, हमारा 2025 तक जो है कम से कम जो टारगेट है वो $5 बिलियन का होना चाहिए, किसका, मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करने का, मिलिट्री हार्डवेयर बेचने का। तो उसी उसमें ये एक बहुत अच्छा हुआ है ना, उसी ये बयान में ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए पुश है, क्योंकि हमारे जो है मिलिट्री हार्डवेयर जा रहा है मॉरिशस के पास। तो ये कुछ फायदे हैं इंडिया के और मॉरिशस के रिश्ते अच्छा होने के, और इंडिया को एक्सपोर्ट करने के, इनके मॉरिशस को एक्सपोर्ट करने का मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। मैंने आपको इसकी कैपिटल सिटी बता दी ना, कैपिटल क्या है मॉरिशस की, पोर्ट लुइस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का, लास्ट पॉइंट है हमारा 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड एट फिजी। तो ये फिजी एक देश है। फिजी देश कहां पे पड़ता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साइड में पड़ता है। देखिए फिजी जो है ऑस्ट्रेलिया के साइड में पड़ता है। आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा वैसे तो कि फिजी कहाँ पे है या इसकी कैपिटल क्या है, जो पूछा जा सकता था मॉरिशस वो मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी फिजी जो है आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से साइड में पड़ता है। ये भी एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे द्वीप हैं, उनसे मिलकर एक पूरी देश बन रहा है, क्या, फिजी। तो ये फिजी देश है, यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12वां एडिशन, 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये इनॉग्रेट हुआ है। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन किया गया है इसका। किसने किया है उद्घाटन, पहले हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। कौन, एस जयशंकर साहब हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गए हैं कहां पे, फिजी। इन्होंने, और ये मिले हैं किसके साथ, फिजी के प्रधानमंत्री के साथ मिलके, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इसका जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, इनका नाम क्या है, फिजी के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, फिजी के प्राइम मिनिस्टर का नाम है आपका सतवानी, क्या नाम है, सतवानी रबुका। क्या है, सतवानी रबुका इनका नाम, क्या नाम है इनका, सतवानी रबुका। तो सतवानी रबुका जो प्राइम मिनिस्टर है आपके फिजी के, और हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब
फाइनेंस मिनिस्टर मतलब आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बोल दिया मैंने गलती से, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं फॉरेन मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारे यहाँ की निर्मला सीतारमण जी है, ये क्या है, ये है फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है हमारे यहाँ के, एस जयशंकर साहब, और ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, इन दोनों ने मिलकर इसका जो है उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या होगा, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस होती है हिंदी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो हमारी भाषा हिंदी इसके ऊपर होती है, इसको प्रमोट किया करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस है रखता है इंडिया। प्रमोट कैसे करेगा इंडिया, ठीक है, हमारी भाषा ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उसके बारे में पढ़े, उसको सीखे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले हमारी भाषा के लिए बारे में हो, जितना भाषा को आप बोलोगे। जैसे हमारे यहाँ मैं इंडिया की बात करता हूँ, हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम लोग देखो हिंदी तो एक सेक्शन में बोली जाती है हमारे यहाँ नॉर्थ वाले इलाके में, और नीचे साउथ में चले जाओ तो अलग अलग भाषाएं, कर्नाटका में कोई बोली जाती है, तमिलनाडु में कोई बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में कोई बोली जाती है ना, ये पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ऐसे करके बहुत सारी भाषा, आसाम में अलग बोली जाएगी, मणिपुर में अलग बोली जाएगी, यहाँ पे अलग बोली जाती है, कश्मीरी अलग भाषा है हमारे यहाँ तो इतनी सारी भाषाएं, लेकिन एक भाषा हमारे कॉमन है, कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश सब जगह बोली जाती है हमारे पर, इंग्लिश का बहुत ज्यादा फोकस है, और इंडिया में भी सभी जगह इंग्लिश का फोकस है ना। अगर आप मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच भी देख रहे हो तो उसमें इंग्लिश की कमेंट्री होती है ना, होती है कि नहीं होती है, इंग्लिश की कमेंट्री तो जरूरी होती है, और किसी भाषा की हो ना हो। हालांकि अब हिंदी वगैरह, ये जो मराठी वगैरह जितनी भी वो होती है, ये तमिल वगैरह तेलुगु वगैरह की अब कर लेते हैं अपने घर में, अपने कर लेते हैं, अपना जो इंडिया के लोग हैं वो, मतलब इंडिया के जो ऑपरेटर्स है वो कर लेते हैं, लेकिन जो मेन वो होती है, जो बिल्कुल मेन वाली वो होती है अपनी कमेंट्री, वो इंग्लिश में होती है। आप किसी भी चीज में चले जाओ, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो रहा हो, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो रहा हो, चाहे वो ओलंपिक का कोई मैच हो रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ का कोई मैच हो रहा हो, टेनिस का हो रहा हो, किसी भी चीज, फुटबॉल किसी का भी हो रहा हो, बास्केटबॉल का हो रहा हो, वॉलीबॉल का हो रहा हो, तो सब में इंग्लिश जो है वो मेन होती है। तो इंग्लिश क्या है, एक पूरी ग्लोब की भाषा है। उसी तरह हमको अपनी भाषा को भी प्रमोट करना है, इंग्लिश भी तो प्रमोट कर करके बनी थी। हालांकि इंग्लिश जो है, जब अंग्रेजों उन्होंने बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद इंग्लिश जो है इतनी प्रोमिनेंट हो गई, इतनी फेमस हो गई। तो इंडिया जो है कब्जा तो नहीं करेगा, इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या कर रहा है, अपनी भाषा को प्रमोट कर रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्फ्रेंस करा के उसमें बता रहा है हिंदी भाषा में क्या है, कैसे होता है, कैसे बोलते हैं इसको, आपको क्यों सीखनी चाहिए, कहाँ का इंपॉर्टेंस है इसकी, कैसे यूज की जा सकती है, कितनी पुरानी भाषा है, इससे पुरानी भाषा कश्यप आपकी वो थी, संस्कृत थी, उससे निकल के आई, ये बहुत पुरानी भाषा है, इसमें ये शब्द है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है। जो लोग बोलेंगे, मतलब जो लोग बोलते हैं हिंदी भाषा, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम क्या है, थीम भी आपको पता होना चाहिए। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम क्या है, इसका थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, है ना, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिंदी को इस बार इन्होंने टेक्नोलॉजी से भी लिंक कर दिया है, हिंदी को इस बार टेक्नोलॉजी से भी लिंक किया है, डिजिटल इसको बनाने की कोशिश करिए, कैसे, एआई के थ्रू। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है हमारी जो एक ट्रेडिशनल भाषा है, इसकी जो नॉलेज मिल सकती है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हमारी भाषा क्या है, ट्रेडिशनल हिंदी, ये जो हिंदी हमारी ट्रेडिशनल भाषा है, इसकी आप नॉलेज ले सकते हो कहां से, एआई के थ्रू, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इसको इस बार डिजिटल भी लिंक कर दिया है। तो यही सब कुछ होता है, मतलब हिंदी को बेसिकली हिंदी को प्रमोट करने का काम होता है, कि हिंदी जो भाषा है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, इसको ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले लोग हो, समझ गए आप। तो देखिए इसी अभियान में ये भी कोशिश कर रहा है इंडिया। एक पॉइंट बताता हूं आपको कि जो आपका यूएन है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में बोलो संयुक्त राष्ट्र, इंग्लिश में बोलो यूनाइटेड नेशन, या शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो यूएन भी बोल देते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, वहां पे इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि हिंदी जो है इसको क्या किया जाए, यूनाइटेड नेशन की भाषा बना दी जाए। जैसे यूनाइटेड नेशन की टाइम पे भाषा कौन कौन सी है, जो 5 परमानेंट मेंबर है उनकी जो भाषा है वो भाषा है, जैसे कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर है, यूएसए, यूके, है ना, फ्रांस, जर्मनी नहीं, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो चाइना की भाषा जो है मैंडरिन वो है, रशिया की भाषा जो है, जो रशिया की भाषा है आपकी क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रशियन सॉरी, यहाँ रशियन नहीं, रशिया की भाषा तो जो रशियन है वो है। फिर फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है वो है, और इन दोनों की तो इंग्लिश है। तो ये जो है इस टाइम पे ये है, और एक आधी भाषा और कोई भी है ना, अरब भी है शायद, अरेबियन जो भाषा है शायद वो भी है, तो एक आध भाषा और है वहां पे। तो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, बहुत सालों से, पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि हिंदी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, हिंदी को किया जाए। फिर अगर हिंदी को कराने के लिए इंडिया को और बहुत सारी कंट्रीज का भी सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ने और भी कई सारी कंट्रीज का जो है सपोर्ट लेने के लिए अपने आसपास जो है हिंदी, बंगाली, उर्दू, है ना, ये जो 3 भाषाएं, इनको, और शायद पंजाबी भी है, इन 4 भाषाओं को प्रमोट करने के लिए बोला है कि इनको भी आप जो है ऑफिशियल बनाओ, किसमें, यूनाइटेड नेशन में। अब देखिए ऑफिशियल बनने से क्या होगा, यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल बनने से क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं सब बोलने लग जाएंगे यूनाइटेड नेशन में स्पेनिश जो है आपकी ऑफिशियल है, रशियन ऑफिशियल है, तो ऐसा तो है नहीं क्या हम लोग बोल रहे हैं, है ना, फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल है, आपकी जो
रशियन वो ऑफिशियल है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं सब बोलने लगे। लेकिन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के जो डॉक्यूमेंट छपते हैं, कोई भी मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका पूरा फैसला जो होता है एक डॉक्यूमेंट में छपता है, कुछ भी पेपर साइन हो रहा है, सब कुछ छपता है, तो वो उन सब भाषाओं में छपता है जो ऑफिशियल होती है। तो इंडिया की जो भाषा है हिंदी, इसमें भी छप सके, बंगाली को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उसी के साथ साथ, बंगाली भी उसी की भाषा है, उसके बाद उर्दू वगैरह इन सबको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है इसी बयान में लगा हुआ है कि कैसे कैसे जो हमारी भाषा है इसको जल्दी से जल्दी, हिंदी भाषा जल्दी से जल्दी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रमोट किया जाए। तो उसी उसी का एक अभियान क्या है, ये जो हिंदी कॉन्फ्रेंस कराता है इंडिया, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये उसी का अभियान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, तो आपने सारा बोर्ड देख लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। तो जो हमारी सुबह मॉर्निंग की वीडियो होगी ना, 14 फरवरी की करंट अपडेट की मॉर्निंग की वीडियो, हमारी जो वीडियो आती है करंट अपडेट्स वाली है, दिन में 2 बार आती है, एक आती है सुबह 8 बजे, एक आती है शाम को 8 बजे। सुबह जो आती है उसमें मॉर्निंग के करंट अपडेट्स जो है डिस्कस करते हैं, शाम वाली में जो सुबह से लेकर शाम तक के जो भी अपडेट्स आए होते हैं वो आप जो है हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम करंट अपडेट रखा है, करंट अफेयर नहीं रखा। लेकिन अपडेट क्या होता है, अपडेट होता है जो डेली बेसिस पर चल रही है अपडेशन, और अफेयर्स क्या होते हैं जो थोड़े टाइम, मतलब मान लीजिए एक हफ्ते के एक साथ बता दिए, है ना, उनको अफेयर्स बोलते हैं। जो पूरे हफ्ते हुआ है या पूरे महीने हुआ है, पूरे साल हुआ है, उनको अफेयर बोलते हैं। लेकिन जो एकदम चल रहा है ना, एकदम अपडेट हुआ, मैंने आपको तुरंत आपको बता दिया, वो क्या हो गया आपके अपडेट, है ना। तो इसीलिए हमने इसका नाम करंट अपडेट्स रखा है। तो हम जो है इसीलिए इनको 2 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, एक सुबह की आती है सुबह 8 बजे मॉर्निंग करंट अपडेट, एक आती है इवनिंग करंट अपडेट शाम को 8 बजे, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी सारी न्यूज दे सके, है ना। तो अगर आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो, या तो सुबह की करंट अपडेट में, कल शाम की करंट अपडेट में मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। कोशिश करें कि अपने हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें, ताकि हमको उसका फायदा हो, और हमको जब उसका फायदा होगा तो हम और अच्छी मेहनत करके आपके पास आ पाएंगे। हम अभी भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब एक थोड़ा रिजल्ट मिलता है आगे से, तो फिर उस मेहनत का मजा अलग ही होता है, ठीक है। हम बिना किसी परेशानी के फिर उस मेहनत को करेंगे आपके लिए। और जो हमारा जो टीचर का जो ये पूरा स्लॉट है, इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा सब्जेक्ट लाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।